नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं शीतल राजपूत। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ गिरफ्तारी के डर से भाग गए। अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मुशर्रफ की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अपनी जमानत याचिका के खारिज होते ही गिरफ्तारी के डर से मुशर्रफ चुपके से अदालत परिसर से भाग निकले। वो अपने बॉडीगार्ड के साथ एक गाड़ी में बैठकर निकल भागे। मुशर्रफ पर जजों को बंधक बनाने का आरोप लगा था। इसी मामले में उन्होंने जमानत की अर्जी लगाई थी। थोड़ी देर में मुशर्रफ के प्रवक्ता इस मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। वही खबर ये भी आ रही है कि मुशर्रफ के वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। 1993 के मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट मामले में सजा याफ्ता ज़ैब-उन-निसा को भी कोर्ट ने आज सरेंडर करने के लिए और 4 हफ्तों की मोहलत दे दी। हथियार रखने की दोषी ज़ैब-उन-निसा ने बीमारी के आधार पर कोर्ट से अपने लिए सजा में रियायत की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत में इसे खारिज कर दिया। पर पहले संजय दत्त और फिर यूसुफ नलवाला को रियायत मिलने के बाद कोर्ट ने ज़ैब-उन-निसा को भी रियायत दे दी। आज पुणे की जर्मन बेकरी ब्लास्ट मामले में दोषी करार दिए गए हिमायत बेग की सजा का ऐलान होगा। पुणे की सेशंस कोर्ट ने हिमायत बेग को हत्या और आपराधिक साजिश रचने समेत कई धाराओं के तहत दोषी ठहराया है। साल 2010 में पुणे की जर्मन बेकरी में हुए बम ब्लास्ट में 17 लोगों की मौत हो गई थी और 64 लोग जख्मी हो गए थे। बेग को 7 सितंबर 2010 को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के दौरान बेग के पास से करीब 1200 किलो विस्फोटक भी बरामद किया गया। इस मामले में 5 और आरोपी मोहसिन चौधरी, यासिन भटकल, रियाज भटकल, इकबाल भटकल और फैयाज कागजी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किए गए थे, लेकिन ये पांचों फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। बैंगलोर में हुए ब्लास्ट को तकरीबन 24 घंटे होने वाले हैं, लेकिन जांच एजेंसियों के हाथ अभी भी खाली हैं। बैंगलोर में हुए ब्लास्ट ने एक बार फिर से खुफिया तंत्र की नाकामी की पोल खोल दी है। ब्लास्ट को कई घंटे बीत जाने के बावजूद जांच एजेंसियां ये बताने की स्थिति में नहीं है कि इसके पीछे किसका हाथ है। गृह मंत्रालय की ओर से भी आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई है। हाँ, ये बात और है कि ब्लास्ट के तरीके को देखकर उंगली IM की ओर उठ रही है, यानी इंडियन मुजाहिदीन की ओर उठ रही है, लेकिन पुख्ता तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा रहा। हैदराबाद में हुए सीरियल ब्लास्ट के 2 महीने बाद एक बार फिर बुधवार को भारत आतंकी हमले का शिकार हुआ। बेंगलुरु के मल्लेश्वरम इलाके में बीजेपी ऑफिस के पास एक मोटरसाइकिल में जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद कई गाड़ियों में आग लग गई। इस धमाके में 16 लोग जख्मी हो गए, जिनमें 8 पुलिसकर्मियों के साथ 2 नाबालिग लड़कियां शामिल हैं। जो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, ये धमाके से ठीक बात की हैं। जिस बाइक के जरिए धमाका किया गया उसका नंबर TN22R3769 है। हालांकि पुलिस ने आशंका जताई है कि ये नंबर नकली हो सकता है। सूत्रों की माने तो ब्लास्ट के पीछे आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन का हाथ हो सकता है। ATS सूत्रों के हवाले से खबर है कि ब्लास्ट हाई इंटेंसिटी वाला था और मोटरसाइकिल के जरिए इसे अंजाम दिया गया। माना जा रहा है कि मोटरसाइकिल की पेट्रोल टंकी में विस्फोटक रखा गया था। पहले मोटरसाइकिल में धमाका हुआ, उसके बाद कार में आग लगी। पुलिस ने बीजेपी ऑफिस से CCTV फुटेज अपने कब्जे में लिया है और उसकी जांच में जुट गई है। पुलिस को मौके से अमोनियम नाइट्रेट, तार और एक सिम कार्ड भी मिला है। बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर LR पचाव ने बताया कि पहले माना जा रहा था कि धमाका किसी सिलेंडर में आग लगने से हुआ है, लेकिन अब यह साफ हो चुका है कि धमाके में विस्फोटक का प्रयोग किया गया है। सूत्रों की माने तो कर्नाटक के खुफिया विभाग ने 4 दिन पहले अलर्ट जारी किया था कि बेंगलुरु में आतंकी घटना हो सकती है। हालांकि ये एक सामान्य अलर्ट था, लिहाजा पुलिस ने इस अलर्ट पर कुछ खास एक्शन नहीं लिया। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस अलर्ट को ध्यान में रखते हुए लगभग सभी जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई थी। ब्लास्ट के बाद राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने इसके लिए केंद्र सरकार की ढुलमुल नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। ऐसा नहीं मानता हूं कि ये जानबूझकर कराया हुआ है, बल्कि इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियां सारे देश में चल रही हैं और यह जमीनी हकीकत है कि इसमें स्लीपर मॉडल्स स्थान पर बड़ी संख्या में अपना रोल प्ले कर रहे हैं और इन स्लीपर मॉडल्स को नष्ट किए जाने के लिए सरकार की तरफ से जो प्रयत्न होना चाहिए वह कोई प्रयत्न नहीं हो रहा है। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर श्री जगदीश शेट्टर से भी बातचीत की है और इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता शकील अहमद ने बेंगलुरु धमाके को लेकर विवादास्पद ट्वीट किया है। शकील अहमद ने ट्वीट कर लिखा है कि अगर बीजेपी दफ्तर के बाहर आतंकी हमला हुआ है तो इससे चुनाव में बीजेपी को राजनीतिक तौर पर फायदा होगा। शकील अहमद के ट्वीट पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने सख्त लहजे में कहा कि कांग्रेस ब्लास्ट पर सियासत बंद करे।
मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस नेता शकील अहमद पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि शकील अहमद कोई बच्चे नहीं हैं। दरअसल शकील अहमद बेंगलुरु ब्लास्ट पर अपने एक कमेंट को लेकर विरोधियों के निशाने पर हैं। बैंगलोर धमाके पर कांग्रेस प्रवक्ता शकील अहमद के विवादास्पद ट्वीट पर बीजेपी ने हमला बोला तो कांग्रेस ने भी शकील के बयान से किनारा कर लिया। पार्टी महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने कहा है कि ट्विटर पर शकील अहमद की राय पार्टी की राय नहीं है। ये चिंता की बात है, दुख की बात है और पूरे के लिए एक चुनौती है। उसे राजनीतिक लाभ हानि की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। सर, लेकिन क्या शकील अहमद जी का बयान व्यक्तिगत बयान है उनका, इनको वापस लेनी चाहिए? मैं जो कुछ कह रहा हूं वो पार्टी की तरफ से कह रहा हूं। बेंगलुरु ब्लास्ट के बाद मुंबई में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। मायानगरी के सभी रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स को अलर्ट पर रखा गया है। मंदिरों के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सभी संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मुंबई पुलिस किसी भी तरह की गतिविधि पर नजर रखने के लिए सतर्क हो गई है। उधर धार्मिक नगरी अयोध्या में भी हाई अलर्ट कर दिया गया। इस समय रामनवमी का मेला चल रहा है, जिसकी वजह से इस वक्त अयोध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी है। लिहाजा किसी तरह की अनहोनी से बचने के लिए सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है। डॉग स्क्वाड के साथ बम निरोधक दस्ता और जिले के आला अधिकारी चेकिंग अभियान में लगे हुए हैं। पूरी अयोध्या और मेला क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। बेंगलुरु धमाकों के बाद एक बार फिर ये बहस तेज हो गई है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो इन धमाकों की साजिश रचते हैं। इंडिया न्यूज आपको वो 3 चेहरे दिखा रहा है जिन पर हिंदुस्तान के दामन को कई बार धमाकों से लहूलुहान करने का आरोप है। इनके चेहरों से सब अनजान है, लेकिन इंडिया न्यूज आपको इनके चेहरे दिखा रहा है। पहली तस्वीर अबू जिंदाल की है, यानी आतंक का वो आका जिसने मुंबई हमले की साजिश रची। 50 मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में जिंदाल का नाम शामिल है। दूसरी तस्वीर बिलाल शेख की है। बिलाल शेख हिंदुस्तान में इंडियन मुजाहिदीन का वो आतंकी है जो नेटवर्क के जर्रे जर्रे से वाकिफ है। बीते कुछ बरसों से आतंक की हर साजिश, हर वारदात से इसका नाम जुड़ा रहा है। तीसरी तस्वीर हिमायत बेग की। बेग लंबे वक्त से आतंक के नेटवर्क को चला रहा है। कई अहम वारदातों में इसका सीधा हाथ रहा है। आज तक इसे कैमरे में कैद नहीं किया गया था। इन चेहरों को देख लीजिए, इन्हें पहचान लीजिए, क्योंकि इन्हीं चेहरों ने हिंदुस्तान के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। उन्नीस के मुंबई ब्लास्ट मामले में आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिए गए अभिनेता संजय दत्त को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने संजय दत्त को सरेंडर करने के लिए 4 हफ्ते की मोहलत दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि आगे संजय को कोई और मोहलत नहीं मिलेगी। सरेंडर की मियाद बढ़ाने के लिए सोमवार को संजय दत्त ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। उन्होंने व्यावसायिक वजहों का हवाला देते हुए सरेंडर करने के लिए 6 महीने की मोहलत मांगी थी। उन्हें 18 अप्रैल तक सरेंडर करना था। वहीं मुंबई ब्लास्ट केस में फैसले के बाद जैबुनिसा को आज टाडा कोर्ट में सरेंडर करना है। हालांकि जैबुनिसा को भी अब मोहलत दे दी गई है। संजय दत्त को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद उन निर्माताओं ने राहत की सांस ली जिनकी फिल्मों में संजय दत्त काम कर रहे हैं। संजय पर बॉलीवुड के करोड़ों रुपए दांव पर लगे हैं। All us producers are thankful कि at least उनको 4 हफ्ते का तो टाइम मिला है। We are happy, we welcome the decision. So it just has to sink in. Definitely he is disappointed, but he respects the judiciary and we are welcome the decision. And let's hope how soon we can finish our work. मोहाली ड्रग्स केस में ओलंपिक मेडल विजेता बॉक्सर विजेंदर की मुश्किलें खत्म होती नहीं दिख रही। फतेहगढ़ साहिब पुलिस ने नाडा से विजेंदर को दी गई क्लीन चिट को नकार दिया है। पुलिस के मुताबिक हेरोइन और दूसरे ड्रग्स के सेवन करने के 1 हफ्ते या उससे ज्यादा वक्त के बाद खून और यूरिन जांच से ड्रग्स लिए जाने का पता नहीं चल पाता, जबकि नाडा ने विजेंदर के खून और यूरिन की ही जांच की थी। एसएसपी फतेहगढ़ साहिब का कहना है कि पुलिस विजेंदर की भारतीय कानून के मुताबिक शारीरिक जांच करवाएगी, जिसमें बाल और नाखूनों की जांच शामिल है। वाडा की अपनी रिक्वायरमेंट्स है, वाडा की अपनी, हमारे साथ उसका कोई लिंक नहीं। हमारी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है, कानून के मुताबिक है। हिंदुस्तान का कानून जो कहता है उसके मुताबिक सारा प्रोसीजर फॉलो करके करना पड़ता है। हमारे अपने एक्सपर्ट्स होते हैं, ऑथराइज होते हैं। वी आर फॉलोइंग दैट प्रोसीजर।
भूमि अधिग्रहण बिल पर आज हुई सर्वदलीय बैठक में सहमति बनने के बाद जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने कहा कि हम इस बिल को जल्द से जल्द संसद में पास कराने की कोशिश करेंगे। एएसपी का मानना है कि 2014 आम चुनाव में मोदी फैक्टर काम नहीं करेगा। पार्टी सुप्रीमो मायावती ने एक सवाल के जवाब में मोदी के गुजरात विकास के दावे पर कई सवाल उठाए। एनडीए में पीएम कैंडिडेट को लेकर मचे घमासान को शिवसेना ने और भड़का दिया है। शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से पूछा है कि क्या नरेंद्र मोदी पीएम पद के उम्मीदवार हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी की दावेदारी पर सवाल उठाए हैं। उद्धव ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा है कि 8 से 10 सीटों के चक्कर में पुराने दोस्तों को छोड़ना ठीक नहीं है। उद्धव ने लिखा है कि राजनाथ सिंह को एनडीए की बैठक बुलाकर पीएम पद की उम्मीदवारी पर छिड़े घमासान को खत्म करना चाहिए। उद्धव ने की दावेदारी पर सवाल उठाए हैं। उद्धव ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा है कि 8 से 10 सीटों के चक्कर में पुराने दोस्तों को छोड़ना ठीक नहीं है। उद्धव ने लिखा है कि राजनाथ सिंह को एनडीए की बैठक बुलाकर पीएम पद की उम्मीदवारी पर छिड़े घमासान को खत्म करना चाहिए। उद्धव ने लिखा कि उम्मीदवार का नाम तय करते वक्त एनडीए को विश्वास में लेना होगा। सामना में छपे उद्धव ठाकरे के लेख को लेकर जेडीयू ने बीजेपी पर फिर हमला बोला है। जेडीयू नेता अली अनवर ने कहा है कि शिवसेना की ओर से पीएम कैंडिडेट का नाम घोषित किए जाने की मांग ये साबित करती है कि एनडीए के घटक दलों की इस बारे में एक राय है। ऐसे में बीजेपी को इस पर आगे आना चाहिए। एनडीए के दूसरे घटक भी यही कह रहे हैं, तो और एनडीए क्यों, यूपीए में भी ये सवाल उठ रहा है कि भाई वहां भी प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट डिक्लेयर होना चाहिए। बीजेपी ने सामना में छपे उद्धव के लेख पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि पार्टी की संसदीय समिति सही समय आने पर पीएम के कैंडिडेट का नाम तय करेगी। इस पर जल्दबाजी मचाना ठीक नहीं है। Shiv Sena is an independent entity. They are entitled to their views. We have repeatedly said that at an appropriate time, the parliamentary board of the Bharatiya Janata Party will take a view on the issue of the Prime Minister candidate. Meanwhile, people should ask the Congress whether it will Dr. Manmohan Singh, who has been holding the office of the Prime Minister, minus the power, or the Yuvraj, that is Mr. Rahul Gandhi, who along with his mother has been enjoying all the power of the Prime Minister and the government without any responsibility, which of the two is going to lead the Congress to the next elections? बिहार में बीजेपी और जेडीयू में जुबानी जंग जोर पकड़ती जा रही है। नीतीश कुमार के बेहद करीबी मंत्री कृष्ण पटेल ने एक कदम आगे बढ़ते हुए बीजेपी जेडीयू गठबंधन के खत्म होने की बात कही है। जेडीयू कोटे से बिहार के सूचना जनसंपर्क मंत्री और जेडीयू नेता कृष्ण पटेल ने हाजीपुर की एक सभा में बीजेपी से जेडीयू के रिश्ते खत्म होने की बात कहते हुए कार्यकर्ताओं से अगला चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बस इसका औपचारिक ऐलान बाकी है। शीशे की दीवार है, एक कंकड़ लगा और शीशा दरक गया, और जब शीशा दरकता है तो वो जुटता नहीं है। गठबंधन टूटेगा तो रास्ते तो अलग अलग होंगे। बीजेपी और जेडीयू के बीच तल्ख होते रिश्तों की कड़वाहट को दूर करने के लिए एनडीए ने 20 अप्रैल को अहम बैठक बुलाई है। ये बैठक बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के आवास पर होगी। बताया जा रहा है कि बैठक में एनडीए के सभी पार्टियों के नेता शामिल होंगे। बैठक में बीजेपी जेडीयू के रिश्तों के साथ साथ संसद सत्र की रणनीति पर भी चर्चा होगी। देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में बीजेपी अकेले ही चुनाव मैदान में उतरेगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि इस बार बीजेपी गठबंधन नहीं करेगी। हालांकि उन्होंने 3-4 सीटें जेडीयू के लिए छोड़ने की बात कही है। दरअसल पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अजीत सिंह की आरएलडी के साथ समझौता किया था, तब उसे इस गठजोड़ का कोई खास फायदा नहीं हुआ था।
समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने युवा संगठनों को बहाल कर दिया है। एसपी चीफ मुलायम सिंह यादव ने लखनऊ में यूथ विंग नेताओं के साथ बैठक की। इस मौके पर मुलायम सिंह ने एक बूथ 100 यूथ का नारा दिया है। बैठक में अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं की क्लास ली, यानी लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी अब युवाओं को लुभाने की तैयारी में जुटी है। मुलायम ने तीसरे मोर्चे का राग फिर अलापा है। इस बार उन्होंने कहा है कि तीसरा मोर्चा ही कर सकता है देश का असली विकास। गुंडा कहकर बुलाए जाने पर समाजवादी पार्टी की आपत्तियों के बाद बीएसपी मुखिया मायावती ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। माया ने एसपी के नेताओं को आतंकी तत्व करार दिया और यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग को दोहरा डाला। इस पर समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। यूपी में छिड़ी जुबानी जंग के बीच बीएसपी मुखिया मायावती ने आम चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी। मायावती ने लखनऊ में पार्टी की बैठक बुलाई और चुनावी रणनीति पर चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक मायावती ने इस बैठक में कई लोकसभा प्रत्याशियों के नाम भी फाइनल कर दिए हैं। बीएसपी की इस बैठक में उसके सभी सांसद, विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और संगठन के लोगों के साथ साथ लोकसभा चुनाव में बीएसपी के संभावित उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। अगर आप बिहार कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और कभी आपको कोई फोन करके बोले कि मैं राहुल गांधी बोल रहा हूं, तो हैरान होने की बात नहीं है। दरअसल अब राहुल कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। इसके लिए राहुल ने पार्टी नेताओं से राज्य के सभी बूथ सदस्यों का फोन नंबर मांगा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी जून से मिशन फोन शुरू कर देंगे। इस काम के लिए राहुल गांधी ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को 3 महीने का वक्त दिया है, ताकि पार्टी कार्यकर्ताओं के सही नाम और नंबर दिए जा सके। प्रतापगढ़ के सीईओ हत्याकांड में अब मारे गए प्रधान के परिजनों पर सीबीआई ने शिकंजा कस लिया है। नन्हे यादव के भाइयों ने सीबीआई पर आरोप लगाया कि उन्हें जानबूझकर फंसाया जा रहा है। बुधवार को कुंडा हत्याकांड के सभी आरोपियों को सीबीआई कोर्ट की विशेष अदालत में पेश किया गया। सीईओ जियाउल हक, हत्याकांड में आरोपी गुड्डू और राजीव को 1 महीने तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया, जबकि आरोपी मंजीत, फूलचंद और पवन को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। इस बीच खबर है कि राजा भैया जल्दी सीबीआई के सामने पेश होंगे। ग्रेटर नोएडा के एक शख्स को फेसबुक पर यूपी के सीएम अखिलेश यादव पर अभद्र टिप्पणी करना भारी पड़ा है। समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता अमित यादव ने पीलीभीत में आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज कराया है। एसपी ने मामले की जांच सीओ को सौंप दी है। बताया जा रहा है कि नोएडा की एक प्राइवेट कंपनी में कार्यरत ओके शर्मा ने मुख्यमंत्री पर भद्दा कमेंट किया, जिससे समाजवादी पार्टी के युवा नेता नाराज हो गए। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सीपीएम के छात्र संगठन एसएफआई के एक नेता संतोष साहनी को सरकारी अस्पताल में जंजीर बांधकर रखने का मामला सामने आया है। संतोष को सिलीगुड़ी में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ झगड़े के बाद 10 अप्रैल को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। इसी दौरान बीमार पड़ने पर उसे सिलीगुड़ी में नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन अस्पताल के बिस्तर पर संतोष को जंजीर में बांधकर रखा गया। ये खुलासा तब हुआ जब सीपीएम के एक नेता साहनी से मिलने अस्पताल गए, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ और बवाल देखते हुए संतोष की जंजीर हटाई गई। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक तेज रफ्तार बेकाबू कार ने बच्ची को कुचल दिया। हादसे में बच्ची की मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कैसे ये कार ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हुए आगे बढ़ी और सड़क से गुजर रहे बाप बेटी को कुचल दिया। पिता के सामने 2.5 साल की बच्ची ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। पिता बस देखता रह गया। इसके बाद इस कार ने एक बाइक को भी टक्कर मारी। औरंगाबाद में जिस कार ने मासूम बच्ची को कुचला, खबर के मुताबिक उस कार को बिलाल नाम का एक शख्स चला रहा था, जो कि उसी इलाके के एक एनसीपी नेता का बेटा है। घटना के बाद इलाके के लोगों ने बिलाल को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और आरोपी की कार को पूरी तरह से तोड़ दिया। ग्रेटर नोएडा में इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां के सूरजपुर इलाके में चोरी करते रंगे हाथ पकड़े जाने पर 10 साल के एक लड़के को बुरी तरह पीटा गया। ये लड़का एक कार के अंदर से सूटकेस चुराने की कोशिश कर रहा था। कार मालिक ने उसे ऐसा करते देख लिया, जिसके बाद लोगों की भीड़ इस लड़के पर टूट पड़ी। पुलिस को सूचना देने की बजाय लोग खुद ही जज बन बैठे और लड़के को बुरी तरह मारना शुरू कर दिया। इस दौरान किसी ने भी इस लड़के को बचाने की कोशिश नहीं की। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग जख्मी हो गए। हादसा डोडा जिले के थलेला इलाके में हुआ। बताया जा रहा है कि चराला इलाके से ठाठरी जा रही टाटा सुमो थलेला के पास बेकाबू होकर 200 मीटर नीचे खाई में जा गिरी। टाटा सुमो में 6 लोग सवार थे। 2 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है।
सोने की गिरती कीमतों के बीच ज्वेलरी की दुकानों पर ग्राहकों के साथ साथ चोर भी हाथ साफ करने की जुगत में है। ठाणे में एक ऐसा ही मामला सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ है, जहां एक महिला ने बड़ी सफाई से 4 लाख के कहने पर हाथ साफ कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में दिख रही महिला की उम्र करीब 40 साल के आसपास है और वो लोगों के साथ ज्वेलरी की दुकान पर आई। दरअसल शाम को हिसाब किताब लगाते वक्त चोरी की बात सामने आई और फिर खंगाली गई सीसीटीवी फुटेज, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि महिला ने किस तरह हार छुड़ाकर रफू चक्कर हो गई। ये महिला वहां से लोबाड़ा थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। एमपी के इंदौर में एक महिला ने फांसी लगाकर जान दे दी। ये मामला शहर के लसूरिया इलाके का है, जहां पर चिंताबाई मालवीय ने फांसी लगाने से पहले अपने शरीर पर सुसाइड नोट लिखा। चिंताबाई की शादी का अभी 1 साल भी नहीं हुआ था, लेकिन दहेज के लिए इतना प्रताड़ित उसे किया गया कि खुदकुशी करने के लिए वो मजबूर हो गई। सुसाइड नोट में उसने दहेज के लिए ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। वहीं चिंताबाई के पति और ससुर आरोपों को गलत बता रहे हैं, लेकिन पुलिस शव को कब्जे में लेकर सुसाइड के नोट के आधार पर मामले की जांच कर रही है। राजस्थान के नागौर में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष रूप सिंह पानी की टंकी पर जा चढ़े। ये लोग उस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे, जिसने डिलीवरी के तुरंत बाद एक महिला को अस्पताल में भर्ती करने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से महिला और उसके नवजात बच्चे को 4 घंटे तक कड़ी धूप में ही रहना पड़ा। महिला को अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही डिलीवरी हुई। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन अब से थोड़ी देर बाद यानी 3:30 बजे हम आपको दिखाएंगे हिंदुस्तान के 3 सबसे बड़े दुश्मनों की तस्वीरें। तो आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।